Good morning, children. How are you? You all are fine. Okay. Today we will read now lesson number 16, moisture in the air. हवा में नमी या जो मॉइस्चर आप देखते हैं उसके बारे में है। मॉइस्चर के बारे में आप जानने चाहेंगे तो इसके बारे में कि वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड मॉइस्चर। आपने देखा होगा कभी सर्दियों में आप ऊपर जाते हैं, आपको नमी महसूस होती है। बारिश के दिनों में हल्की हल्की फुहारें दिखती है, या हम छत पे देखते हैं तो बहुत सारी गीलापन उसको देखने को मिलता है। ये सब नमी का ही कारण है, मॉइस्चर है। नमी थोड़ा हल्की हल्की बूंदें वो जम जाती हैं। तो ये वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड मॉइस्चर। ये वाटर वेपर जो कि एयर में, हवा में होता है, उसी को मॉइस्चर कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर लेयर में। This water vapor in the atmosphere mainly comes through evaporation from lakes, rivers, oceans, other water bodies. Some of it is also supplied by plants and animals through transpiration. यहाँ पे जो बताया गया कि ये वाटर वेपर्स जो हैं कहाँ से आते हैं एटमॉस्फेयर में? मेनली जो आते हैं एवोपोरेशन से। एवोपोरेशन जानते हो, भाप बन करके जो उड़ता है। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में भी स्टीम हम देखते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी में से भी निकलती है, प्रेशर कुकर में से स्टीम निकलती हुई दिखती है। यही स्टीम अगर मान लो हम ढक्कन लगा दें भगोने पे या और कोई दूसरा पैन है तो उस पर, तो वो हमारे को नमी की वजह से क्या होगा? पानी जमता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे यही एक प्रकार से मॉइस्चर होते हैं हल्के हल्के, और यही एक प्रकार से एवोपोरेशन का कारण होता है। और ये नदियाँ, रिवर्स, ओशंस, जहाँ पे पानी की जो जगह है ना, उन सब से एवोपोरेट होकर के और पानी इस पोजीशन में आता है कि वो हमारी फॉर्म में बन जाता है। तो कई बार ये देखा गया कि सम ऑफ इट्स आल्सो सप्लाइड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। तो ये सब क्या है? मॉइस्चर का ही पार्ट है। यहाँ जो दिखाया हुआ है ड्रॉपलेट्स वगैरह ठंडे होने के बाद में पानी की बूंदी बन जाती हैं। यहाँ क्वांटिटी जो वाटर वेपर की प्रेजेंट होती है एयर में, न केवल हर जगह एक जैसी सेम नहीं होती। आप अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ अलग देखने को मिलेगी, ईस्ट में जाएंगे तो अलग पोजीशन देखने को मिलेगी, नॉर्थ में जाएंगे तो अलग पोजीशन देखने को मिलेगी। और हम जहाँ रह रहे हैं तो ये हमारा वेस्टर्न इलाका कहलाता है, राजस्थान वाला पार्ट। तो ये यहाँ पे अलग तरह की फॉर्म है। यहाँ सर्दी के दिनों में आपको देखने को मिलेगा, बारिश के दिनों में हल्की फुल्की नमी देखने को मिलेगी, नमी मॉइस्चर रहती है हमेशा। इसी के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो वाटर वेपर एयर में ग्रेटर होता है ओशंस के आसपास वाले इलाकों में, या जो लैंड के आसपास, लैंड पे। इट इज़ मोर इन समर एंड रेनी सीजन देन इन विंटर। सर्दी से ज़्यादा कहाँ होता है? समर में या रेनी सीजन में। इन ग्रेटर इन लो लेटीट्यूड देन इन हाई लेटीट्यूड, अधिकतर जो कि निचले इलाके हैं या उच्च वाले इलाके हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर का है डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है हाइट के हिसाब से। अगर मान लो प्रेजेंट नहीं हो एयर में तो 12 किलोमीटर्स के आसपास, तो ये अनलाइक अदर केसेज, दूसरी तरह केसेज की तरह भी हो सकता है, चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर वेपर किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होता है। और ये पानी जब आप ढक्कन लगा देते हैं किसी पैन पे, भगोने पे, दूध वगैरह गर्म करते हैं, सब्जी बनती है ना, ओपन प्लेस पे हम देखेंगे तो भाप निकलते हुए, स्टीम निकलती हुई दिखेगी। अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, तो वो क्या होगा? उससे उस पोजीशन में आ जाएगी। Although water vapor is highly variable and forms only a small proportion of the atmosphere, yet it is an important constituent of the air and plays a vital role. It plays a significant role in the heating or cooling of the atmosphere. मेन कारण यही है कि अगर इसको गर्म करते हैं या ठंडा होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यही चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं मौसम के हिसाब से भी। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड कॉजेज रेन, स्नो, हेल, फोग, फ्रोस्ट एंड ड्यू एट्सेट्रा। यही कारण है कि ये सब कारण की वजह से ही बादल वगैरह जो है, यही बारिश बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। कई बार स्टॉर्म, तूफान वगैरह भी आते हैं तो बर्फ़ वगैरह गिर जाती है, बूंदें गिरती हैं। तो ये सब एक प्रकार से उसी की फॉर्म में, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, सभी मैन के लिए, बर्ड्स के लिए, बीस्ट्स के लिए, जो भी जीव जंतु हम यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे? अर्थ पे। वो सब डिपेंड करता है इसी के ऊपर। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉइस्चर एयर में है कभी इज़ नेवर स्टेटिक, कभी भी सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इट गोज़ ऑन चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर टू सॉलिड और लिक्विड। हमने देखा कि हम देखते हैं कि पानी क्या होता है? भाप बनती है, उबलता है, उबलने के बाद में स्टीम बन करके ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद में फिर वो अपनी फॉर्म में आता है, चेंज होता है उसकी फॉर्म, फिर चेंज वाटर वेपर के बाद में सॉलिड फॉर्म में आता है,
फिर उसके बाद में हमारे पास में बारिश गिरती है, कई बार हेल बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो वो पोजीशन हमारे पास में पहुँचती है लिक्विड फॉर्म में। तो ये इस तरह से हमारे देखते हैं कि किस प्रकार से ये नीचे की तरफ आते आते ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती जाती हैं। यही साइकिल जो लिक्विड की है, गैस से जो गैस के साथ साथ है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। क्योंकि जो फॉर्म वापस चेंज होती है, क्योंकि पानी सॉलिड पानी से ऊपर गई, फिर भाप बन करके स्टीम हो गई, वहाँ जम गई, वहाँ से फिर सॉलिड फॉर्म में आई, फिर नीचे हमारे पास रेन की फॉर्म में आ जाती है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैसेज वगैरह सारी फॉर्म हम देख सकते हैं। सबसे पहले गैस की फॉर्म में बनी, उसके बाद ऊपर जाके जमी, सॉलिड फॉर्म में जमी, फिर बर्फ़ वगैरह गिरती है कई बार, फिर उसके बाद डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आई, रेन की फॉर्म में आती है। तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एवापोरेशन। एवापोरेशन जानते हो, एवापोरेट होना। ये एवापोरेशन जो कहलाता है किसी भी चीज़ का, व्हेन वी स्प्रेड वेट क्लॉथ्स इन द सन दे ड्राई अप बिकॉज द वाटर हैड टर्न इनटू वाटर वेपर विच इज़ इनविजिबल। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एवापोरेशन। अंडरलाइन कर ली। जो फॉर्म है किसमें, पानी से भाप में चेंज होता है, या जो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं। हम लोग छतों पे कपड़े सुखाते हैं, धूप में कपड़े सुखाते हैं, पानी भाप बन करके उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ये एक प्रकार से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टाइम्स एंड ऑल टेम्परेचर, बट द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, जैसे टेम्परेचर है, डिग्री ऑफ ड्राइनेस है ऑफ द एयर एंड मूवमेंट ऑफ द एयर। हवा में देखा जाता है कि किस प्रकार का, सबसे पहले तापमान, अगर गर्मी पड़ रही हो तो तुरंत हमारे कपड़े सूख जाते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ड्राइनेस, सुखाने की जो डिग्री पोजीशन है उसके बारे में। देन हवा की क्या पोजीशन है, उसका मूवमेंट ऑफ द एयर, हवा किस पोजीशन में चल रही है। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है एवापोरेट होने के ऊपर। तो एवापोरेशन जो कॉज होती है टेम्परेचर की या हीट के हिसाब से। हॉट एयर कैन एवापोरेट मोर वाटर देन द कोल्ड एयर। हॉट एयर जो क्या करता है, एवापोरेट होता है, और किससे, अधिक से अधिक वाटर से, और कोल्ड एयर में। ड्राई एयर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर देन मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर जो होती है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की वाटर वेपर को, जो कि मॉइस्ट या नमी अगर एयर में होगी, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा हमेशा क्या होता है, नमी होती है, और इस वजह से वो कपड़े हमारे देर से सूखते हैं। अगेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज मोर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, ऑन ए काम डे इट इज़ द लोवेस्ट। दूसरी तरफ अगर देखें तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो अधिक से अधिक होगी जब स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह बहती हैं, और एक काम डे बिल्कुल शांत दिन जो कि कोई नहीं हो, तो उस पोजीशन में लोवेस्ट देखने को मिलेगी। वर्ड ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द डैम्पनेस और मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी एक वर्ड है, ह्यूमिडिटी के बारे में आपने सुना होगा कि जब बारिश वगैरह होती रहती है, हम लोग देखते हैं कि गर्मी उमस वगैरह हो जाती है, तो ये उमस नमी वगैरह जो है यही एक प्रकार से ह्यूमिडिटी कहलाती है, क्योंकि हम लोगों को महसूस होता है कि चिपचिपापन महसूस होता है, इसके अलावा पसीना सूखता नहीं है। तो ये सब ह्यूमिडिटी का ही एक पार्ट है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं ह्यूमिडिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम डे टू डे बिकॉज इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर while द डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर। क्योंकि पानी की मात्रा, पानी की बूंदें जो हैं कितना रह सकती हैं वो डिपेंड करती है, इंक्रीज जो टेम्परेचर का होता है कैपेसिटी के हिसाब से एयर की, वो उसको होल्ड करने की वाटर वेपर की कैपेसिटी कितनी है, जबकि डिक्रीज जो टेम्परेचर का होगा डिक्रीज होता जाता है कैपेसिटी जो होल्ड करने की वाटर वेपर की है। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आर हाई। हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, हमें घुटन होने लग जाती है, महसूस होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेनी डेज़ वगैरह गर्मी के दिनों में हमें उमस वगैरह देखने को मिलती है जो कि हम फेस करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर जो हाई होता है वी perspire बट द स्वीट डज नॉट एवोरेट, क्योंकि हमारा पसीना सूखता नहीं है बहुत जल्दी से। और हमें क्या होता है, एयर जो हवा होती है वो भी क्या होती है, मॉइस्ट और ह्यूमिड होती है, उसमें भी क्योंकि हवा में हम बैठते हैं, लेकिन वो भी उसमें भी नमी होती है, तो वो पोजीशन भी इस वजह से हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे हम लोग पसीना भी नहीं सूखा पाते जल्दी। एज सच वी फील हॉट एंड स्टिकी, और इसीलिए हमें चिपचिपापन महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। वी फील कंफर्टेबल ओनली व्हेन वी सिट अंडर अ फैन बिकॉज इट हेल्प्स इन रैपिड इवेपोरेशन ऑफ स्वीट। हम महसूस करते हैं उसको आरामदायक स्थिति में, जबकि हम यहाँ पे एक फ़ैन के नीचे बैठते हैं, क्योंकि यही मददगार होती है रैपिड इवेपोरेशन के हिसाब से भी जो पसीना वगैरह बहता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक्चुअल में हम कह सकते हैं इसको, कोई भी चीज़ जैसे कि कंडेंस होती है,
कंडेंस का मतलब मिलना या एक प्रकार से कम होता जाना उसकी मात्रा। तो एयर कैन नॉट होल्ड एन इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हवा के पास में ज़्यादा उसको कैपेसिटी नहीं होती कितना पानी वो अरेंज करके रख सकते। इसी के साथ साथ एट गिवन टेम्परेचर देर इज़ अ सर्टेन लिमिट टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड बाय द एयर। हवा में भी एक कैपेसिटी होती है जिसमें कि कितना वो सहन कर सकती है। एयर इज सेड टू बी सेचुरेटेड व्हेन इट कंटेन्स द मैक्सिमम वेपर दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ रिटेनिंग एट ए गिवन टेम्परेचर। जो एक गिवन टेम्परेचर है उसमें अगर मान लो हवा में पानी या नमी होगी तो हमें महसूस होती है कि हाँ चिपचिपापन या एक प्रकार से उसमें पूरी तरह से उसमें तरबतर होती है हवाएं वगैरह, तो उसके हिसाब से तो उससे बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एयर इज सेड टू बी अनसेचुरेटेड, कभी कभी हवा को अनसेचुरेटेड भी कह सकते हैं जहाँ पर कि बिल्कुल सूखी हो और वो उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हो सकता है। कूलिंग मैक्स अनसेचुरेटेड एयर सेचुरेटेड वाइल हीटिंग मैक्स सेचुरेटेड एयर अनसेचुरेटेड। कूलिंग जो ठंडापन है अनसेचुरेटेड एयर को जो सेचुरेटेड बन सकता है, जबकि हीटिंग जो है गर्म करने से क्या होगा उसको सेचुरेटेड एयर जो अनसेचुरेटेड फॉर्म में चेंज हो सकती है। मतलब कि एक तो जिसमें कि हवा में पानी हो नमी हो, दूसरा उसमें सूखापन हो, तो ये एक प्रकार से सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की पोजीशन है। टेम्परेचर एट विच द एयर इज़ फुल्ली सेचुरेटेड इज़ नोन एज द ड्यू पॉइंट। जो जहाँ जो तापमान है जो टेम्परेचर है हवा में पूरी तरह से सेचुरेटेड है, पूरी तरह से हवा में या पानी उसमें अवेलेबल है, यही ड्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जब when the temperature of the saturated air reaches below the dew point it cannot hold any more water vapor। जब टेम्परेचर जो सेचुरेटेड एयर होगी उसमें क्या होगा पानी वगैरह की मात्रा होगी, ड्यू पॉइंट वगैरह जो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखने की कैपेसिटी नहीं हो सकती फिर उसके बाद में। तो ये देन द वाटर वेपर बिगिनस टू चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तब क्या होगा बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बूंदें गिरेगी नीचे की तरफ। तो इफ़ द टेम्परेचर स्टिल गोज लोअर, अगर मान लो टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ता गिरता है तो वाटर वेपर चेंजेस इनटू स्नो। तो वाटर वेपर जो होंगे किसमें चेंज हो जाएंगे, बर्फ में चेंज हो जाएंगे, स्नो में। चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और स्नो इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो चेंज होता है वाटर वेपर का पानी की बूंदों का ड्रॉपलेट्स का किसमें, स्नो में, बर्फ आइस फॉल वगैरह हम देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में, तो कंडेंसेशन कहलाता है। यही कंडेंसेशन जो कि एक प्रकार से प्रोसेस है वाटर वेपर का। और एयर जो चेंजेस होती है टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के रूप में और आइस क्रिस्टल्स के रूप में, जो कंडेंसेशन होने के बाद में एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है हाई लेटीट्यूड्स में और ये लोअर लेटीट्यूड्स के हिसाब से देखने को मिल सकती है। उसके बाद में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के कितने टाइप्स हैं, उसमें क्लाउड्स है, फोग है, ड्यू है, फ्रॉस्ट है। सबसे पहले क्लाउड्स के बारे में अपडेट करेंगे। क्लाउड्स जानते हैं बादल, जैसे मॉइस्ट एयर मूव करती है ऊपर की तरफ और जब टेम्परेचर वगैरह एक ड्यू पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है तो वाटर वेपर कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स। तो पानी जो बूंदें हैं ऊपर जाकर किस पोजीशन में आ जाती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में चेंज होती है और आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यही ड्रॉपलेट्स एक प्रकार से चढ़ते रहते हैं, पार्टिकल्स के रूप में भी हो सकते हैं और एयर में झूलते रहते हैं। कहने का मतलब बादलों की पोजीशन में, क्योंकि हमारे को सिर्फ बादल की फॉर्म भी देखने को मिलती है। तो जितना ऊंचा वो बढ़ता है उतना ही ज़्यादा घना होता जाता है और स्काई के हिसाब से क्लाउड्स जो ग्रेट वेराइटी जो डिपेंड करती है उनकी हाइट के ऊपर डिपेंड करती है बादलों की। नेक्स्ट है फोग। फोग जानते हो, कोहरा धुंध वगैरह जो होती है वो फोग कहलाती है। फोग जो फॉर्म करती है सेम वे क्लाउड्स के हिसाब से, ओनली डिफरेंस है जो फोग जो फॉर्म करती है सरफेसेज जो अर्थ की है या वाटर बॉडीज में यही फॉर्म करती है, जो कि मॉइस्ट एयर ठंडी होती है और इसी के साथ साथ नीचे की तरफ ड्यू पॉइंट वगैरह लोअर लेयर्स के हिसाब से एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। फोग ही एक प्रकार से फॉर्म करती है कि वाटर जब कभी भी एक प्रकार से कोल्ड करंट वगैरह यहाँ हॉट करंट के हिसाब से हमें मिलता है। नेक्स्ट है ड्यू। नाइट के टाइम पे आपने देखा होगा एट नाइट एवरीथिंग रेडिएट्स हीट विच इट हैड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। जो कुछ भी ड्यूरिंग डे के टाइम पे एब्जॉर्ब हुआ, ग्रासेस, फ्लावर्स, लीव्स ऑफ ट्रीज रेडिएट्स हीट मोर क्विकली, बहुत तेज़ी से मतलब इससे रेडिएट करती हैं। हाँ, और ये जो है क्योंकि ये गुड रेडिएटर्स के रूप में जाने जा सकती हैं। ये दे आल्सो कूल डाउन मोर क्विकली और ये बहुत तेज़ी से ठंडे भी हो जाती हैं। व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कांटेक्ट, जब वार्म और मॉइस्ट एयर कांटेक्ट में आता है उनके तो इट्स मॉइस्चर कंडेंसेस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास एंड अदर थिंग्स। तो दीज ड्रॉपलेट्स आर नोन एज द ड्यू। तो छोटे से की बूंदें आपने देखा होगा ग्रास के ऊपर भी जमी हुई होगी, अभी सर्दी के दिन है आप जाकर के देखेंगे कि इसके ऊपर बूंद वगैरह आपको देखने को मिलेगी, तो ये ड्यू पॉइंट कहलाता है। ड्यू के हिसाब से इसको कह सकते हैं इसको। दिस ऑक्योर्स ओनली ऑन काम कोल्ड एंड क्लियर नाइट्स, क्योंकि पूरी रात में हाँ आपने देखा होगा उसकी बूंदें वगैरह गिरती है वो सभी सीम जाती है। उसके बाद फ्रॉस्ट, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं जो जम जाती हैं फ्रोजन ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड द फ्रॉस्ट। पानी की बूंदें जो जम जाती हैं अभी इन दिनों में, आप सर्दी के दिन हैं आप देख सकते हैं पेड़ पौधों पे बाहर पत्तों पे
फ्लावर्स पे, घास पे, तो ये बूंदें गिरेगी और गिरने के बाद में वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तो ये बूंदें बर्फ़ की फॉर्म में आ जाएगी। ये कहलाती है आपकी ड्यू जो बनती हैं। ड्यू पॉइंट को, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से जाना जाता है, और ये फ्रॉस्ट होती हैं। नेक्स्ट एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन कंपेयर। एवापोरेशन कंडेंसेशन की कंपेरिजन के बारे में हम बात करेंगे कल। हमने आज पढ़ा किस किस के बारे में रीड किया हमने पढ़ा मॉइस्चर के बारे में, उसके बाद में एवापोरेशन के बारे में पढ़ा, एवापोरेशन के साथ साथ ह्यूमिडिटी के बारे में रीड किया, उसके बाद कंडेंसेशन के बारे में रीड किया, और टाइप्स पढ़े कंडेंसेशन की कौन कौन से टाइप्स हैं, इसमें क्लाउड्स है, फ्रॉग है, ड्यू है, फ्रॉस्ट है, इसके बारे में हमने रीड किया। तो आपको आज रीड करना है ये सारी चीज़ें। ओके, बाय।